Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing some essay type questions and their sample answers from the chapter Should Wizard Hit Mommy। हम लोग ये चैप्टर जो है Should Wizard Hit Mommy, इस चैप्टर में अभी तक 34 मतलब 30 प्लस क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं विथ सैम्पल आंसर्स, और अलग अलग व्यू पॉइंट से डिस्कस किए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को। उनमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स को हमने लॉन्ग टाइप में अगर पूछ दिया जाए तो क्या करना होगा, ये हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस में भी डिस्कस करते आए हैं। पर कुछ बोर्ड्स में पार्टिकुलरली एक लॉन्ग टाइप आंसर पूछता है जो 6 मार्क्स या फिर 7 से 10 मार्क्स के बीच का कैटेगरी का होता है। तो इस चैप्टर से जो सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप में, एस्से टाइप लिखे हैं मतलब 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 9 मार्क्स, 10 मार्क्स, तो जो सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वही हम लोग डील कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में। और वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है अबाउट द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मॉमी। ये जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ाया, जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, पढ़ा है, उस चैप्टर का सबसे आसान और सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में यही क्वेश्चन बनता है कि कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं, कौन है सेंट्रल कैरेक्टर, और स्टोरी में किस किस जगह पर आपको उस सेंट्रल कैरेक्टर के बारे में कौन कौन सी बातें पता चलती हैं। सेंट्रल कैरेक्टर जैक, उसको डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, मतलब यही क्वेश्चन एग्जैक्ट आ जाए कि कैरेक्टर स्केच ऑफ जैक, ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जैक सेंट्रल कैरेक्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, या जैक एज अ स्टोरी टेलर इन द स्टोरी, जैक एक कहानी वक्ता के रूप में था, 2 साल से वो कहानियाँ सुना रहा था, तो स्टोरी टेलिंग में कितना सक्सेसफुल था वो, क्या क्या फीचर्स थे उसके स्टोरी टेलिंग के, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जिसका आंसर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो 2 पैराग्राफ हम लोग डिस्कस कर चुके थे, वही आंसर रहेगा अगर जैक के जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसके कैरेक्टर से स्पेशली अगर पूछ दे कि एज अ स्टोरी टेलर, एक कहानी बताने वाले के दृष्टिकोण से जैक वॉज हाउ मच सक्सेसफुल, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी टेलर जैक वॉज, what are the key features of the storytelling session of Jack, मतलब जैक से रिलेटेड, उसके कैरेक्टर से रिलेटेड, उसके कहानी स्टोरी टेलिंग वाला जो कस्टम था उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस तरह से घुमा फिरा करके पूछेगा तो उसके लिए ये सैम्पल आंसर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 2 पैराग्राफ्स हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है अपने प्रीवियस वीडियो में। ये फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक
और सेकेंड पैराग्राफ जो यहाँ से जैक कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटीज़ से लेकर के और यहाँ तक सजेस्टिंग अल्टरनेटिव्स तक, ये 2 पैराग्राफ हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इन दोनों पैराग्राफ्स को डिस्कस करते वक्त मैंने पैराग्राफ में यूज़ किए गए कीवर्ड्स को सिर्फ तुमको दिमाग में रखने के लिए सजेस्ट किया है। चाहे स्टूडेंट किसी कैटेगरी का हो, इंग्लिश बैकग्राउंड में अच्छे कैटेगरी का हो, बहुत अच्छे कैटेगरी का हो, या एवरेज कैटेगरी का हो, या पुअर कैटेगरी का हो, या फेलियर कैटेगरी का हो, जिस कैटेगरी का भी स्टूडेंट हो, उन सब के लिए मेरा यही सजेशन है कि पैराग्राफ्स में लिखे हुए दिए गए की वर्ड्स और की सेंटेंसेस को सिर्फ आपको दिमाग में रखना है, और फिर अपने आंसर अपना जब आप लिखिएगा तो उस समय आपको उनको सिर्फ यूज़ करते जाना है। सेंटेंस मेकिंग आपका अपना भी हो सकता है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि टीचर के द्वारा दिया गया आंसर को एकदम कॉमा, फुल स्टॉप और वर्ड बाय वर्ड रट लें तभी अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं है। बस टीचर के नज़रों में जो वर्ड्स, जो इम्पॉर्टेंट जानकारी इस कहानी में जैक के कैरेक्टर के बारे में, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ स्टोरी टेलर, जैक का ये जो कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर में बहुत सारे ड्यूटीज़ निभाने पड़ रहे हैं उसको ना, बहुत सारा कैरेक्टर्स प्ले कर रहा है जैक। जैसे जैक एक तरफ फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहा है ऑब्वियसली, दूसरे तरफ जैक एक हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, और तीसरे तरफ तीसरा एंगल है जैक एक स्टोरी टेलर का कैरेक्टर भी प्रेजेंट कर रहा है। तो 3 कैरेक्टर्स को फोकस किए हैं हम, जैक एज अ फादर, जैक एज अ हस्बैंड एंड जैक एज अ स्टोरी टेलर। और जैक के कैरेक्टर के बारे में या कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर लॉन्ग टाइप आंसर में, तो समझो कि ये सैम्पल आंसर जो मेरा है वो मल्टीपल क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर सकता है। मल्टीपल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, अगर पूछा गया तो ये कवर करेगा पूरा आंसर जो है मेरा सैम्पल आंसर। उनमें जो वर्ड्स जो मैं बता रहा हूँ वो सब चीज़ को कवर कर लेगा। जैक के कैरेक्टर के हर एक व्यू पॉइंट को हमने कवर करने की कोशिश की है, और आपको भी कोशिश करना है कि जैक के कैरेक्टर के हर व्यू पॉइंट को कवर करे। जैसा मैंने बताया कि जैक एज अ फादर का कैरेक्टर में कैसा था, जैक एज अ हस्बैंड के कैरेक्टर में कैसा था, और जैक एज अ स्टोरी टेलर के कैरेक्टर में कैसा था। ये सारे कैरेक्टर्स हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा इस लॉन्ग आंसर में। मैंने शुरुआत किया था फर्स्ट पैराग्राफ में, जिसमें मुझे याद है कि 4 की वर्ड्स, की पॉइंट्स मैंने आपको याद रखने को बोले थे, सिर्फ 4 इस फर्स्ट पैराग्राफ में, जो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक गया है। 4 कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड कि जैक इस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट है। पहला कीवर्ड, जैक इस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट है, और प्रोटैगोनिस्ट को तुम जैसे यूज़ कर लो। दूसरा कि इस कहानी में ये एग्जामिन किया गया है कि पेरेंटिंग करने में कैसे इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। मतलब
कि एक माता पिता को, एक पेरेंट्स को कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है पेरेंटिंग करने के दौरान, एक बच्चे के ग्रोथ के साथ साथ। तो ये दूसरा की पॉइंट था कि ये एग्जामिन करता है इश्यू ऑफ पेरेंटिंग। तीसरा जो आपको याद रखने में मैंने बोला था वो था कि इस कहानी में जैक का कैरेक्टर ये भी रिप्रेजेंट करता है कि एडल्ट्स जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, कभी कभी उनकी ये टेंडेंसी हो जाती है टू क्वेल। ये क्वेल वर्ड मैंने बोला था कि थर्ड मेरा कीवर्ड है क्वेल, और एडल्ट्स का मतलब है यहाँ जैक, ठीक है। तो जैक जो है उसका ये भी एक कैरेक्टर था कि वो क्वेल करना चाहता था अपने बेटी के क्वेश्चनिंग माइंड को, वो क्वेल करना चाहता था। अब देखो क्वेल वर्ड जो लोग यूज़ कर लिया, QUELL, उसको तो ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो ओवर पावर या ओवरकम वर्ड यूज़ कर सकते हो, ये भी मैंने ऑप्शंस दिए हैं। तो ऑप्शन वाला वर्ड्स यूज़ करोगे और मैक्सिमम मार्क्स चाहोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। मतलब जो आसान शब्द हैं वो इस्तेमाल करोगे और मार्क्स चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए तो पॉसिबल नहीं ना है। तो क्वेल वर्ड यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि वो इस कहानी के थ्रू, जैक के कैरेक्टर के थ्रू ये भी दिखाने की कोशिश की गई है, बताने की कोशिश की गई है कि कभी कभी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के दिमाग में उठने वाले सवालों को दबा देते हैं, कुचल देते हैं। अब दबा देना और कुचल देना का यहाँ शाब्दिक अर्थ तो नहीं ना लगाओगे कि हाथ से पकड़ के दबा दिया या कुचल दिया पैर से, ये तो सिंबल है। कुचलना, दबाना, किस चीज़ को? क्वेश्चनिंग माइंड ऑफ चाइल्ड, उस चीज़ को कुचल देते हैं, दबा देते हैं पेरेंट्स। और इसी कुचलने और दबाने के लिए वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड, एक छोटा ही वर्ड है, स्पेलिंग भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्वेल वर्ड यूज़ किए। ये तीसरा हमारा की पॉइंट था फर्स्ट पैराग्राफ का। और लास्ट की पॉइंट था कि कैरेक्टर जो जैक का दिखाया गया है इस कहानी में, उसमें ये बताया गया है कि पेरेंट्स का व्यू पॉइंट हमेशा सही होता है, वैलिड होता है, ओनली वैलिड वन। मतलब कि बच्चों के व्यू पॉइंट्स को सीधे इनवैलिड बता दिया जा रहा है। अब यहाँ पर मैं क्लैरिफिकेशन मैंने दिया है कि यहाँ पर मैं स्टोरी के अनुसार एक ख़ास एज ग्रुप के बच्चों की बात कर रहा हूँ कि उनके व्यू पॉइंट को, उन बच्चों के व्यू पॉइंट को जो 3 साल की उम्र से लेकर के 8 साल की उम्र तक के होते हैं, उनके व्यू पॉइंट को वैलिड नहीं समझा जाता, सिर्फ एक पेरेंट के व्यू पॉइंट को ही वैलिड समझा जाता है। मतलब जो भी पेरेंट्स बोल रहे हैं वही सही है, ये भी दिखाने की कोशिश की गई है इस चैप्टर में जैक के कैरेक्टर के द्वारा। कहानी में उदाहरण है इसके, अगर आपने कहानी पढ़ा है तो, कि कैसे वो दबाता है, कुचलता है अपनी बेटी के क्वेश्चनिंग माइंड को, कैसे वो उसके कुछ बातों को टाल देता है, जवाब नहीं देता है, कैसे फोर्सफुली उससे अपनी बातों को मनवाता है और जताता है दैट आई एम द बॉस, इट इज़ माई स्टोरी एंड यू हैव टू टेक इट
as I am telling you. You don't have freedom to make your own viewpoint. तुमको बच्चे को अपना व्यू पॉइंट क्रिएट करने का फ्रीडम नहीं है. तो उन बच्चों के एज ग्रुप को हमेशा ध्यान में रखना कि 3 साल से 8-9 साल तक के बच्चों के एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ कि उस उम्र में बच्चे जो चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, अक्सर उस उम्र में जो एडल्ट्स करते हैं, जो पेरेंट्स बच्चों के लिए करते हैं, वही सही होता है, क्योंकि पेरेंट्स को एक्सपीरियंस है कि बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत. और एक 3 साल की बच्ची या 3 साल का कोई बच्चा, उससे लेकर के 7, 8, 9 साल के बच्चे का जो व्यू पॉइंट है, उसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, वैलिड नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो चाइल्डिश व्यू पॉइंट है. चाइल्डिश मतलब बचकाना, बच्चों जैसा. तो बच्चों जैसा व्यू पॉइंट लेकर के तो आप इस दुनिया में नहीं ना जी सकते हैं. वो तो सिर्फ अपने चाइल्डहुड में ही आप जी सकते हैं वो व्यू पॉइंट लेकर के. जब रियल दुनिया में आइएगा, जब ग्रो अप कीजिएगा, तो आप सबको खुद समझ में आएगा कि बच्चों की दुनिया बिल्कुल अलग होती है. स्पेशली द चाइल्ड, ग्रोइंग चाइल्ड फ्रॉम द एज ऑफ 3 years to 8-9 years, उनकी दुनिया बिल्कुल अलग होती है. उनका व्यू पॉइंट बिल्कुल अलग होता है, अपना खुद का बनाया हुआ. लेकिन पेरेंट्स जो हैं, वो उस समय, उस एज में पेरेंट्स का व्यू पॉइंट ज़्यादा वैलिड माना गया है, ज़्यादा सही माना गया है. ये फर्स्ट पैराग्राफ में इतना 4 पॉइंट बताए. सेकंड पैराग्राफ में बताए थे कि की वर्ड है, एक वर्ड पकड़ लिया ये तो पूरा पैराग्राफ लिख डालेगा, कि जैक का कैरेक्टर के थ्रू ये भी दिखाया गया कि जैक इज कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटीज़. कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटीज़ का हिंदी में अर्थ मैंने वहाँ लिख दिया जागरूक और कर्तव्य. तो ड्यूटी, कर्तव्य. जैक का जो कैरेक्टर है उसमें ये दिखाया गया है कि जैक अपने कर्तव्यों को के प्रति जागरूक इंसान था. ही इज़ अ पर्सन हु इज़ कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटीज़. जागरूक इंसान था वो. अब अगर ये आप लिख दिए तो फिर आगे वाला बात आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, अगर कहानी पढ़ा रहेगा तो, कि किन ड्यूटीज़ की बात की जा रही है, किन कर्तव्यों की भी बात की जा रही है. तो 2 कर्तव्य हैं, एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड. अपने दोनों कर्तव्यों के प्रति वो जागरूक था. फिर आपको एग्जाम्पल देना है कि फादर का कर्तव्य वो कैसे पूरा कर रहा था. तो फादर का कर्तव्य पूरा कर रहा था अपनी बेटी जो को 2 साल की उम्र से कहानी सुना करके. अभी उसकी बेटी की उम्र लगभग 4 साल से है, 4 साल से बड़ी हो चुकी है, और वो एक कस्टम बना चुका है. लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं. ये एक ट्रेडिशन हो चुका है कि बेड टाइम स्टोरी सुनाता है वो अपनी बेटी को, और सैटरडे के दिन स्पेशली डे टाइम में सैटरडे नैप्स के लिए स्टोरी सुनाता है. तो इसका मतलब है कि वो अपनी बेटी के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं वो कर रहा है, वो जागरूक है उस कर्तव्य के प्रति. लेकिन यहाँ बढ़ते उम्र के साथ अब जैक को मुश्किल होने लगा है अपना ये स्टोरी टेलिंग वाला कर्तव्य पूरा करना. क्यों मुश्किल होने लगा है? लिखा है ना कि फैटिग्ड, ये वर्ड भी मैंने की वर्ड बताया था कि नाउ आफ्टर अबाउट 2.5 years of telling stories to his daughter, now he is fatigued. मतलब he is now tired and bored.
अब स्टोरी सुनाना अब उसके लिए आसान काम नहीं है जैक के लिए। अब थक चुका है, ऊब चुका है, बोरिंग हो चुका है, और थकना, ऊबना और बोरिंग होने का मिला करके एक वर्ड बना देंगे कि अब जैक को स्टोरी टेलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा है। सवाल उठेगा कि कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा है, तो जवाब दीजिए कि अब वो इसीलिए बोर्ड हो गया है और कंफ्यूज्ड हो गया है क्योंकि इसकी बेटी अब ज़्यादा सवाल पूछती है, क्योंकि इसकी बेटी अब अगर वो कहीं गलती करता है तो पकड़ लेती है, जैसा एक गलती बताया गया है ब्रैकेट में। अब उसकी बेटी बहुत सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन मांगती है, मतलब हाउ, वाई, रीज़न ये वो मांगती है। और अब उसकी बेटी 4 साल की उम्र की हो चुकी है, तो उसमें कुछ मेंटल ग्रोथ भी हुआ जिसका असर दिखता है कि अब वो अल्टरनेटिव्स भी सजेस्ट करने लगी है अपने फादर को स्टोरी टेलिंग के दौरान। अब अल्टरनेटिव का हम वहाँ मतलब लिख दिए, विकल्प। और अगर ये लिख रहे हो कि अब वो अल्टरनेटिव भी सजेस्ट करने लगी है, तो इसको कहानी से कहाँ से जोड़ोगे कि वो उस पार्ट से खुश नहीं थी जहाँ विजार्ड को मारा गया और रॉजर स्कंक की मम्मी के द्वारा, और रॉजर स्कंक का स्मेल वापस से बैड वाला करवा दिया गया। वहाँ पर वो उसका विकल्प था ना उसके मन में, जो के मन में विकल्प था उसका कि नहीं, और वो बोली थी कि डैडी कल हम कहानी सुनेंगे और हम सुनना चाहते हैं कल का कहानी में कि मदर स्कंक को मारा विजार्ड अपने मैजिक स्टिक से, और लिटिल रॉजर स्कंक का रोजेस वाला स्मेल चेंज नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि वो अब अपने तरफ से विकल्प भी बताने लगी है। तो दूसरा पैराग्राफ कंसियस वाले टर्म से शुरू हुआ, तो फिर पूरा ये टर्म तुम पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो, जिसमें याद रखना है कंसियस ऑफ हिज ड्यूटीज़ एज अ फादर, एज अ हस्बैंड। उसके बाद फादर के रूप में तो शुरू करना है कि 2 साल की उम्र से सुना, जितना जानते हो पढ़े हो, 2 साल की उम्र से सुना रहा है जो को कहानी, ठीक है। और अब उसके लिए थोड़ा मुश्किल होने लगा है कहानी सुनाना, क्योंकि जो अब ज़्यादा सवाल करने लगी है। अब कोई भी गलती, अगर वो गलत चीज़ बोलता है, कहीं छोटी भी गलती करता है, तो जो उसके एरर को क्वेश्चन करती है, पकड़ लेती है। फिर जो अब हाउ, वाई क्लैरिफिकेशन चाहती है, और सबसे बड़ी बात कि जो का मेंटल ग्रोथ इतना अब हो चुका है कि वो विकल्प भी सजेस्ट करने लगी है अपने फादर को। और ये इस स्टोरी में, जिस स्टोरी में हम लोग हैं, रॉजर स्कंक का स्टोरी, उस स्टोरी में विकल्प की बात की जा रही है कि जो चाहती थी कि अगले दिन उसके फादर कहानी ऐसे सुनाए, उसके पास एक विकल्प था, मतलब चॉइस था। अब उसका अपना चॉइस था कि अब मेरे तरीके से एंडिंग होना चाहिए कहानी। तो ये प्रॉब्लम्स थे जो फेस करने पड़ रहे थे जैक को एज अ फादर, जब वो अपनी ड्यूटी पूरा कर रहा था। तो 2 पैराग्राफ, 3rd पैराग्राफ है, छोटा पैराग्राफ है यहाँ। इसमें भी बताया गया है जैक के कैरेक्टर के बारे में कि जो एज अ पेरेंट जो एटीट्यूड होता है, वो टिपिकल पेरेंटल एटीट्यूड था जैक का। He has the typical parental attitude and opinion। हर पेरेंट्स के तरह जैक का भी यही एटीट्यूड था और ये ओपिनियन था, ये मानना था, ये बिलीव करता था वो दैट पेरेंट्स नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रेन। मतलब वो ऐसे सोच वाला इंसान था जो ये मानता था कि
पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि उनके बच्चों के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। और यहाँ पर मैं जैक के समर्थन में भी हूँ, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि समर्थन में मैं इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ 3 साल की उम्र से 8 साल की उम्र के बच्चों की बात हो रही है। तो ये जो एज ड्यूरेशन है ना, इसमें मैं इस बात से सहमत हूँ कि पेरेंट्स नो व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। इसके कैरेक्टर से ये भी पता चलता है कि वो ये बिलीव रखता था कि पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है। और वो क्या करता था, स्टिफल्स, एक नया वर्ड दे दिए। ये वर्ड्स हम देते हैं स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु wants to get through 80s and 90s, जो 80s और 90s में जाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि वो पूरा स्टोरी अच्छा से पढ़े हैं। तो कुछ वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स अगर आपके आंसर में टीचर को नज़र आ गया तो आपके आंसर का वज़न जो है बढ़ जाता है। जैसे अभी मैंने तुरंत ऊपर बोला था ना, क्वेल वर्ड, QUELL, वो यूज़ कर दिया। अब देखो एक और वर्ड दिए, स्टिफल्स। कि जैक एक टिपिकल, जैसा हर माँ बाप सोचते हैं वैसा ही जैक का भी सोचना था, और वो ये था कि पेरेंट्स ही डिसाइड कर सकते हैं कि उनके बच्चों के लिए बेस्ट क्या है। और स्पेशली ये एक खास एज ग्रुप के बच्चों की बात की जा रही है, नॉट थ्रू आउट लाइफ, एक खास एज ग्रुप के बच्चों की बात की जा रही है। उस एज में सचमुच में पेरेंट्स ही डिसाइड कर पाते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या सबसे अच्छा है। तो क्या करता है, वो स्टिफल करता है अपनी बेटी के ऑब्जेक्शंस को और उसके अमेंडमेंट्स को। अब 3 वर्ड है यहाँ जो आपको मार्क्स दिलाएंगे, स्टिफल, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्शंस एंड तीसरा अमेंडमेंट्स। ये 3 वर्ड आपको मार्क्स दिलाएंगे, स्टिफल, ऑब्जेक्शंस एंड अमेंडमेंट्स। ये 3rd पैराग्राफ है। इसमें बताया जा रहा है कि जैक का जो कैरेक्टर है वो एकदम टिपिकल पेरेंटल थॉट रखता है, और वो ये बिलीव करता है कि इस एज ग्रुप के बच्चों को, जिस एज ग्रुप में उसकी बेटी बिलोंग करती थी, उस एज ग्रुप के बच्चों के लिए क्या सबसे सही है, इसका डिसीज़न पेरेंट्स कर सकते हैं। और इसके वजह से, इस थिंकिंग के वजह से वो क्या करता है कि जब कहानी सुना रहा होता है तो बीच बीच में जब उसकी बेटी कहीं कहीं ऑब्जेक्शन डालती है और कहीं कहीं चेंजेस करने बोलती है, तो जैक क्या करता है, उसके ऑब्जेक्शंस को और उसके चेंजेस को सप्रेस कर देता है। अब सप्रेस वर्ड अगर भी नहीं समझते हो तो तुम बहुत बिलो एवरेज हो। सप्रेस का मतलब भी ऊपर अभी डिस्कस किए हैं। टू डिस्करेज मतलब किसी चीज़ को, किसी के उत्साह को हतोत्साहित कर देना, किसी के मन में कोई जागरूकता उठ रही है, जानने की जिज्ञासा है किसी को, बच्चे को 5 साल के बच्चे को या 6 साल के बच्चे को किसी चीज़ के बारे में जानने की जिज्ञासा है, तो क्या करता है वो कि जब उससे स्टोरी के दौरान उसकी बेटी ऑब्जेक्शंस करती है कुछ बातों पर, ऑब्जेक्शन मतलब तो समझता होगा, विरोध करती है कुछ बातों पर और कहीं कहीं चेंजेस करने बोलती है,
तो जैक बिल्कुल तैयार नहीं होता। वो क्या कर देता है, वो सप्रेस कर देता है अपनी बेटी के अमेंडमेंट्स और उसके ऑब्जेक्शंस को ज़बरदस्ती, कि हम स्टोरी टेलर हैं, हम फादर हैं, हम जो बोलेंगे वही सही है, वही तुमको सही मानना पड़ेगा। इसी को कहते हैं सप्रेस करना। तो वो सप्रेस करता है अपनी बेटी को, क्योंकि वो उसका कोई ऑब्जेक्शन और कोई चेंजेस को स्वीकार नहीं करता। और रॉजर स्कंक की मम्मी को जब वो डिफेंड करता है, डिफेंड का मतलब पक्ष लेना, कहानी में रॉजर स्कंक की मम्मी का पक्ष में जैक है कि उसने सही किया, और जो विपक्ष में है कि रॉजर की मम्मी जो है वो स्टूपिड मम्मी है। तो जैक जो है वो डिफेंड करता है, मतलब सही मानता है या बचाव करता है रॉजर स्कंक की मदर के किए गए काम को। स्पेशली किस चीज़ की बात की जा रही है, किस काम की? वो जो स्मेल चेंज कराया था रॉजर स्कंक की मदर ने, और अपना नेचुरल ओरिजिनल स्मेल वापस करवा दिया था। यहीं पर तो बाप बेटी दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाता है ना। जो को ये बात सही नहीं लगता और जैक को ये बात सही लगता है, और वो बोलता है कि मदर्स आर ऑलवेज राइट। मतलब वो अपनी बेटी को ये एहसास दिलाना चाहता था, मदर स्कंक का पक्ष लेने के पीछे जैक का पर्पस यही था कि बेटी को ये फील कराना कि पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, यू कैनॉट क्वेश्चन देम। तुम उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस को क्वेश्चन नहीं कर सकते, उन पर सवाल नहीं उठा सकते। ये जताना चाहता है वो रॉजर स्कंक की मम्मी को डिफेंड करके। तो थर्ड पैराग्राफ में बहुत दो ही बात बताया गया है, लेकिन मार्क्स दिलाने वाला है, स्पेशली उनके लिए जो हायर लेवल में जाना चाहते हो। टिपिकल पेरेंटल एटीट्यूड एंड ओपिनियन, ये वर्ड, और ये ओपिनियन है क्या कि पेरेंट्स वो नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रेन। ये थॉट रखता था जैक, और इस थॉट को के वजह से वो क्या करता था कि वो अपनी बेटी के ऑब्जेक्शंस को और चेंजेस को नकार देता था, सप्रेस कर देता था, मतलब दबा देता था, नहीं मानता था। उसकी बेटी ने जब बोला कि मदर स्टूपिड है, तो जैक ने किसका पक्ष लिया? मदर का। क्यों? जैक ने बोला कि नहीं, माँ ने जो किया वो सही किया, रॉजर स्कंक की मम्मी ने जो किया, उसका ओरिजिनल स्मेल वापस दिलवाया, वो सही किया। उसका पक्ष लेने के पीछे जैक का पर्पस यही बतलाना है अपनी बेटी को कि अभी जिस उम्र में तुम हो, इस उम्र में तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है इस बात का निर्णय ले सकते हैं। ये बात वो बताना चाहता था इस मदर स्कंक के कैरेक्टर को डिफेंड करके। तो ये स्टिफल वर्ड तुम्हारी मदद करेगा, और ये जो टर्म है ना, टिपिकल पेरेंटल एटीट्यूड एंड ओपिनियन, ये वर्ड तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम ये दोनों ये टर्म और ये वर्ड ये तुम अगर यूज़ कर लिए इस थर्ड पैराग्राफ में, जो यहीं तक है, तो तुमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे थर्ड पैराग्राफ में। बस स्टिफल वर्ड याद रखो, ऑब्जेक्शन और अमेंडमेंट्स क्या है ये याद रखो, कौन किसके ऑब्जेक्शन को
और अमेंडमेंट्स को सप्रेस करता था, स्टिफल करता था जैक। और किसका पक्ष लेता था? रॉजर स्कंक की मम्मी का। क्या दिखाना चाहता था? दिखाना चाहता था कि पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट, पेरेंट्स कैन डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर द चाइल्ड। ये दिखाने के लिए वो रॉजर स्कंक की मम्मी का पक्ष लेता है। तो ये थर्ड पैराग्राफ हुआ। अभी इसमें और कुछ पैराग्राफ्स बाकी हैं। मैं इस आंसर को, मेरा कोशिश है कि मैं इस आंसर को एक ऐसा आंसर बनाना चाहता हूँ कि लगभग 8-10 क्वेश्चंस, 8-10 क्वेश्चंस में सभी क्वेश्चंस का आंसर, ये पूरा सभी क्वेश्चन का आंसर, ये आंसर सेटिस्फाई कर देगा। मेरा कोशिश ये है। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, इसके आगे फोर्थ पैराग्राफ बताएंगे, फिर उसके आगे फिफ्थ पैराग्राफ बताएंगे। तब मेरा ये जो एस्से टाइप आंसर है ये खत्म होगा, पहला। तो ये 3 पैराग्राफ बताए हैं अभी, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको ध्यान में रखने से आप ये एकदम निश्चित हो जाइएगा कि जैक के कैरेक्टर, उसके फादर, उसके हस्बैंड, किसी भी चीज़ के बारे में पूछेगा और उसके कहानी सुनाने के बारे में पूछेगा, तो सभी चीज़ को सेटिस्फाई कर देगा ये आंसर। इसलिए इस आंसर को मैंने डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड करके और डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं ऐड किया है। मैंने 5 पैराग्राफ्स मैंने रखे हैं। अगर ये 5 पैराग्राफ्स के कीवर्ड्स आप लोगों को के दिमाग में बैठ जाते हैं तो जो भी क्वेश्चन देगा लॉन्ग आंसर इस चैप्टर से, उसमें तुमको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इसलिए थोड़ा ये लंबा जा रहा है, मल्टीपल क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करेगा ये आंसर। थर्ड पैराग्राफ तक किए हैं। नेक्स्ट क्लास में फोर्थ पैराग्राफ शुरू करेंगे कि फोर्थ पैराग्राफ में क्या बताया गया है। यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग जैक फील्स से, कि जैक क्या महसूस करता है। थैंक यू।